अरे अनुज जी, ये आप क्या उठा कर ले आए? वैसे ही हमारा एक कमरे का घर है, आखिर इतना सारा सामान रखेंगे कहाँ हम? रहने दे बहू, ये हमारी कभी नहीं सुनेगा। ना जाने फालतू की चीज उठा कर ले आता है। ये नहीं कि पहले घर बनवा लूं। घर का प्लास्टर झड़ रहा है, अब तो घर भी सड़क से नीचे आ गया है, लेकिन नहीं, इसे तो बस इन सब बेकार की चीजों में ही खर्च करना है। माँ, ये कोई फालतू की चीज नहीं है, बल्कि बहुत ही काम की चीज है। और ना ही मैंने इस पर कोई फालतू के पैसे खर्च किए, बल्कि मेरे मालिक ने मुफ्त में दी है। वो तो इसे फेंक रहे थे, लेकिन मैंने सोचा कि इसमें थोड़ा काम करवाकर इसको ठीक करवा लूंगा। और आखिर करोगे क्या इस मशीन का? तुम जानती हो, इस मशीन से पिज्जा बनता है, जो मैं अपनी कंपनी में बनाता हूँ। और मैं सोच रहा हूँ कि कुछ एक दुकान खोलकर खुद का पिज्जा बनाने का काम खोलूंगा। यहाँ के लोगों को तो पता भी नहीं है कि पिज्जा क्या होता है। वो बेचारे जब ये वेज पिज्जा खाएंगे ना, तब उन्हें पता चलेगा कि क्या होता है ये वेज पिज्जा। अरे वही तो कह रही हूँ, यहाँ के लोगों को पता नहीं कि पिज्जा क्या होता है, तो वो कभी नहीं खाएंगे। और अभी मत पड़ इन सब चक्करों में। और अगर तेरी नौकरी चली गई और तेरा नया काम भी नहीं चला ना, तो हमारे खाने के लाले पड़ जाएंगे। अरे माँ, तो मैं कौन सा अभी खोलने के लिए कह रहा हूँ, कुछ समय बाद। इसलिए तो मैंने रूपाली को भी कढ़ाई में ही वेज पिज्जा बनाना सिखा दिया है, ताकि कल को ये भी पिज्जा की दुकान संभाल सके। एक रोज आधी रात को तेज बारिश आने लगती है, जिससे उनकी छत टपकने लगती है। अरे ये क्या, घर में तो पानी आ गया। मेरे माइक्रोवेव को उठाकर कोई ऊपर रख दो, नहीं तो बारिश के पानी से ये खराब हो जाएगा। ये देखो, इसे तो इस हालत में भी अपने इस मुए माइक्रोवेव की चिंता सताई जा रही है। फिर अगली सुबह। रूपाली, बारिश थम गई है। मैं काम पर जाने से पहले बाजार से बड़ी सी पन्नी ले आता हूँ, उसे छत पर डाल दूंगा, जिससे पानी अंदर नहीं आएगा। जी आप रहने दीजिए ना। वो क्या है ना, मेरा मन आज सुबह से बहुत बेचैन हो रहा है। आज आप काम पर से भी छुट्टी ले लीजिए और फिर पिन्नी लेने भी कल चले जाना। अरे कुछ नहीं होगा रूपाली, मैं बस यूं गया और यूं आया। ये कहकर अनुज दुकान की ओर चला जाता है, लेकिन रास्ते में काफी पानी भरा हुआ था। वो कुछ दूरी पर चलता है कि तभी बिजली के खंभे से लटकती तार पानी में गिर जाती है, जिससे पानी में करंट आ जाता है और अनुज उसकी चपेट में आ जाता है, जिस कारण उसकी मौत हो जाती है। अनुज की मौत की खबर जब उसके घर वालों को लगती है, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हाय मेरा बच्चा, हमें छोड़कर चला गया। हे ऊपर वाले, ये तूने क्या किया? अरे जाने की उम्र तो मेरी थी, मेरे बेटे ने तो अभी तक कुछ देखा भी नहीं था। उसके आगे उसकी पूरी जिंदगी पड़ी थी। नहीं, इन्हें कुछ नहीं हुआ। माँ जी आप क्यों रो रही हैं? ये तो बस सो रहे हैं। अभी आप देखना, नींद पूरी होते ही जाग जाएंगे। सुनिए ना, उठिए ना, अभी तो हमें बहुत कुछ करना है। आपने कहा था ना साथ में मिलकर वेज पिज्जा की दुकान खोलेंगे और दोनों उसमें मिलकर पिज्जा बनाएंगे। बहू होश में आ, अनुज हमें छोड़कर जा चुका है और अब वो कभी लौट कर नहीं आएगा। हम दोनों को अकेले छोड़कर वो जा चुका है। इसके बाद रूपाली फूट फूट कर रोने लगती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज रूपाली अनुज के लाए हुए उस माइक्रोवेव को उठाकर दुकान जाने लगती है। रूपाली बहू, तू ऐसी हालत में इस मशीन को लेकर कहाँ जा रही है? माँ जी, अब वो हमारे साथ नहीं है। अब हम दोनों गरीब सास बहू को मिलकर ही कुछ करना होगा। और वैसे भी अनुज जी का सपना था इसे पूरा करने का, तो अब मैं उसे पूरा करूंगी। पिज्जा बनाना उन्होंने मुझे सिखाया ही था, और वो भी कढ़ाई में। अब वेज पिज्जा बनाकर हम उसे गांव भर में बेचेंगे, जिससे हमें थोड़ी कमाई भी हो जाएगी और उनका सपना भी पूरा हो जाएगा। तुम ठीक कहती हो बहू, अब तो हमें उसका सपना पूरा करना ही होगा। तभी अनुज की कंपनी से उसका मैनेजर आता है। ये लीजिए माँ जी, ये अनुज के पिछले महीने की तनख्वाह है, इसे आप रख लीजिए, शायद आपके ही कुछ काम आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, ये पैसे हमारे बहुत काम आएंगे। माँ जी शुक्रिया मत कहिए, ये पैसे अनुज की मेहनत के हैं। ये कहकर मैनेजर वहाँ से चला जाता है। फिर दोनों सास बहू माइक्रोवेव ठीक करवाने के लिए दुकान पर जाती हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि वो तो पूरी तरह खराब है और ठीक नहीं हो पाएगा। ये सुनकर दोनों सास बहू परेशान हो जाती हैं, लेकिन रूपाली अपने पति के सपने को टूटते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए वो कढ़ाई पिज्जा बनाकर ही बेचने की सोचती है। इसके बाद दोनों सास बहू दुकान से पिज्जा बनाने का सामान लाती हैं। फिर दोनों सास बहू घर आकर कढ़ाई में वेज पिज्जा बनाकर तैयार कर लेती हैं और गाँव भर में बेचने चल पड़ती हैं। उनकी आवाज सुनकर एक औरत, क्या कहा? पिज्जा? ये पिज्जा क्या होता है? अरे बहुत ही मजेदार होता है ये पिज्जा, बबलू के पापा ने खिलाया था जब एक बार हम किसी काम से शहर गए थे। हाँ, लेकिन अब आप सबको पिज्जा खाने के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं है। अब अपने गांव में ही आपको सस्ता और ताजी सब्जियों से भरपूर पिज्जा खाने को मिल जाएगा। वाह, फिर तो मजा ही आ जाएगा। वैसे रेट क्या है इसका? जी सिर्फ 50 रुपए।
अरे वाह, इतना सस्ता। अच्छा तो लगा दो जल्दी से मेरे लिए वेज पिज्जा। हाँ, और मेरे लिए भी। उनका बनाया हुआ वेज पिज्जा सबको बहुत पसंद आता है। अच्छा, आज वैसे भी मेरे घर पर कुछ मेहमान आने वाले हैं, तो मुझे 10 वेज पिज्जा पैक करके दे दो और मेरे लिए भी 4 बना दो। आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी, हम सब भी यही खाएंगे। फिर सुमित्रा और रूपाली जल्दी से अपने घर जाती हैं और कढ़ाई में अलग अलग तरह की सब्जियों का पिज्जा बनाकर तैयार कर लेती हैं। कुछ देर बाद ग्राहक उनके घर पर आते हैं और उनको पैसे देकर अपने अपने पिज्जा लेकर चले जाते हैं। फिर अगले दिन रमा एक लड़के के साथ उनके घर आती है। रूपाली, ये मेरा भाई रोहन है, मुंबई में रहता है और बहुत बड़ा यूट्यूबर है। इसने कल जब तुम्हारे हाथों का बना हुआ कढ़ाई वेज पिज्जा खाया तो इसको बहुत पसंद आया। हाँ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि कोई गांव में रहने वाली औरत इतना अच्छा पिज्जा बना सकती है, और वो भी कढ़ाई में, और वो भी किसी दुकान में नहीं बल्कि घर से ही। मैं आपकी वीडियो बनाकर अपने चैनल पर डालना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को कोई एतराज न हो तो। भला हमें क्या एतराज होगा। बताइए माँ जी, आपको ये कढ़ाई वेज पिज्जा बनाना कहाँ से आता है? आज तक सबने माइक्रोवेव में बने हुए पिज्जा तो खाए होंगे, लेकिन कढ़ाई पिज्जा हमने पहली बार देखा है। बेटा, मुझे ये सब मॉडर्न खाना बनाना कहाँ आता है। ये सब तो मेरी बहू ने मेरे बेटे से सीखा था, जो कि एक कंपनी में पिज्जा बनाने का काम करता था। जी माँ जी बिल्कुल सही कह रही हैं। और ये कढ़ाई वेज पिज्जा भी मुझे उन्हीं ने बनाना सिखाया था। ये उन्हीं का सपना था जिसे हमने पूरा किया है। रोहन उनकी वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड करता है। अब सास बहू का कढ़ाई वेज पिज्जा हर जगह मशहूर हो जाता है, जिससे उनकी माली हालत काफी सुधर जाती है और अब वो खुद का बड़ा पक्का घर बनवा लेती है। कुछ समय बाद अब वो खुद का रेस्टोरेंट खोलती है जिसमें पिज्जा ही बेचती है। अब वो और भी लोगों को काम पर रख लेती है। उसे देखकर सास की आंखें भर आती हैं और वो उसे गले से लगा लेती है। पूर्णिमा एक छोटे से गांव में रहने वाली साधारण सी लड़की, जो अब मुंबई जैसे बड़े शहर की एक मॉडर्न फैमिली में शादी होकर आ तो गई, पर उनके व्यवहार को अभी जानते हुए उसे एक ही दिन बीता था। मम्मी, आपको पता तो था कि भाभी शुरू से ही गांव में रही है, आपने फिर भी विकास भैया से उनकी शादी करवा दी। पता नहीं, मुझे तो लगता है तुम्हारे बाबूजी के ऊपर इसने और इसके पिता ने कोई जादू टोना कर दिया था, तभी तो गाँव गए और इस गवार का रिश्ता लेकर आ गए। पर फंसा तो मैं ना। मेरे सब दोस्त कितना मुझ पर हंसेंगे कि मैंने शहर की मॉडर्न लड़कियां छोड़कर गांव की गवार से शादी कर ली। ये सब पापा की वजह से हुआ है। वो तो मेरे ऊपर जबरदस्ती कर रहे थे। अगर मैं शादी के लिए हाँ ना करता तो बोल रहे थे कि मुझे एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे। अब क्या कर सकते हैं बेटा, अब तो शादी हो गई है। तभी कलावती की छोटी बहन आशा आ जाती है। बहुत कुछ कर सकते हैं दीदी, हमारे पास विकास की दूसरी शादी करवाने का भी ऑप्शन है। वैसे भी मुझे नहीं लगता ये पूर्णिमा ज्यादा दिन यहाँ टिकेगी, क्योंकि इसको तो हमारे शहरी शौक पता ही नहीं है। एक काम करते हैं, कल सबका खाना कर रहे हैं ना, बहू से पास्ता बनवा लेते हैं। इसने तो आज तक पास्ते का नाम भी नहीं सुना होगा। मौसी जी ठीक कह रही है मम्मी, हम भाभी से पास्ता बनवाएंगे। आप तो ना उनको शर्त रख देना कि अगर वो पास्ता बनाने में फेल हो गई तो फिर उन्हें मायके रहने भेज देंगे। बस फिर पीछे से हमारा काम हो सकता है। मम्मी प्रियंका ठीक कह रही है। आप पूर्णिमा के सामने यही शर्त रखो कि अगर वो कल सबके लिए पास्ता नहीं बना पाई तो आप उसे कुछ महीने के लिए मायके छोड़ देंगे। मम्मी, मुझे किसी भी तरह से उस गवार से पीछा छुड़ाना है और अभी कुछ समय के लिए तो आप उसे उसके गांव भेज ही दो। सबने मिलकर सोच लिया था कि किसी भी तरह पूर्णिमा को उसके मायके भेज कर ही रहेंगे। शाम को कलावती ने पूर्णिमा को अपने कमरे में बुलाया और बोली, पूर्णिमा, कल जो हमारे घर मेहमान आ रहे हैं उनमें तुम्हारे ससुर जी के भी दोस्त हैं और विकास के भी, तो इसलिए कल तुम्हें सबके लिए स्पेशल पास्ता रेडी करना है। तुम्हें पास्ता बनाना आता है ना? पास्ता वो मैं... क्यों, कोई परेशानी है? देखो, कल अगर तुम पास्ता बनाने में फेल हो गई और तुम मेहमानों के लिए पास्ता नहीं बना पाई तो हमारी ये शर्त रहेगी कि तुम अगले 6 महीने तक अपने मायके में रहोगी और फिर तुम जब तक सारा शहरी खाना, पास्ता, नूडल, पिज्जा, चाउमीन वगैरह वगैरह बनाना सीख नहीं जाओगी तब तक यहाँ वापस मत लौटना। अरे दीदी, पहले बहू को पास्ता बनाने तो दो, क्या पता ये बना ले और इसे मायके जाने की नौबत ही ना आए। जाओ बहू, तुम कमरे में जाकर आराम करो, कल फिर सबके लिए पास्ता भी बनाना है ना। पूर्णिमा अपने कमरे में चली जाती है। कलावती और आशा एक दूसरे को देखकर हंसने लगती हैं। अगले दिन रसोई में पास्ता बनाने की कोई तैयारी नहीं थी और ना ही पूर्णिमा की कोई मदद कर रहा था। पूर्णिमा अकेले ही रसोई में खड़ी थी। तभी उसके ससुर अपने हाथों में कुछ थैले पकड़े हुए वहां आ जाते हैं। पूर्णिमा बहू, ये लो पास्ता बनाने का सारा सामान। मैंने जो जो समझ में आया सब कुछ खरीद लिया।
अब ये सब मिलकर बनाते रहते हैं तो मुझे इतना तो पता ही रहता है कि पास्ता में क्या क्या सामग्री डलती है, पर बनाना मुझे नहीं आता। ये कोशिश तो बहू तुम्हें खुद ही करनी होगी। पापा जी, आपने मेरे लिए इतना सोचा, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। पापा मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस परीक्षा में पास हो जाऊं। बिल्कुल बहू, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम इस परीक्षा को जरूर पास करोगी। अब समय आ गया है बहू, सबको पता चल जाना चाहिए कि हमारी बहू कौन है। सब लोग हॉल में नई बहू के हाथ का पास्ता खाने का इंतजार कर रहे थे। मम्मी, मैं एक बार किचन में देख कर आती हूँ, भाभी से पास्ता बना भी है या नहीं। वैसे मुझे नहीं लगता कि उन्होंने पास्ता बनाया होगा, वो तो देसी खाना ही बनाना जानती हैं। हाँ हाँ, देख कर आ कि आखिर रसोई में इतनी देर से कर क्या रही है। प्रियंका जैसे ही किचन में जाने लगती है, तभी वो पूर्णिमा को अपने हाथ में पास्ता सजाकर लाते हुए देखती है। पास्ते की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। अरे वाह बहू, पास्ते की खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। अब जल्दी जल्दी मेहमानों को सर्व कर दो और मुझे सबसे पहले देना। हाँ जी पापा जी। वैसे मम्मी जी, आपके पास्ते में ऊपर से कुछ स्पाइसेस जैसे चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो वगैरह ज्यादा छिड़कना है या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लोगे? विकास, मैंने आपके लिए रेड सॉस पास्ता भी रेडी किया है। मुझे पता है आपको रेड सॉस पास्ता बहुत पसंद है एक्स्ट्रा चिली के साथ। और प्रियंका, मैंने तुम्हारा भी अलग पास्ता बना दिया है जिसमें वेजिटेबल्स कम है। ये लीजिए पापा, आपका हल्के मसाले वाला पास्ता। मैंने सबके टेस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग पास्ता रेडी कर दिया है। मौसा जी ये लीजिए आपका पास्ता। मैंने साथ में और भी डिशेस बनाई हैं, वो भी आप टेस्ट करके देखिएगा। हाँ, पर तुम इतना सब कुछ। पूर्णिमा पास्ता बनाना जानती है और वो भी इतनी तरह के, ये बात कुछ समझ नहीं आ रही। तुम ठीक कह रही हो दीदी, अभी तक ये माजरा मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। ये तो गांव की लड़की है, इसे इतना बढ़िया पास्ता बनाने कैसे आ सकता है? मम्मी, पास्ता तो बहुत टेस्टी बनाया है भाभी ने। इसका तो टेस्ट ऐसा लग रहा है जैसे किसी फेमस शेफ ने बनाया हो। पूर्णिमा के ससुर अपने कुछ जान पहचान के लोगों को पूर्णिमा से मिलवाते हैं। उन्हीं मेहमानों में से एक औरत पूर्णिमा का नाम लेते हुए बोली, शेफ पूर्णिमा, आपकी बहू है बेस्ट शेफ ऑफ द ईयर का ताज पहनने वाली शेफ पूर्णिमा। मुझे तो सचमुच तुमसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। तुमने जो रेसिपी अपनी साइट पर डाली थी ब्रेड का पिज्जा बनाने वाली, वो मुझे बहुत पसंद आई थी। मैंने उसे ट्राई भी किया, बहुत टेस्टी बना था वो। थैंक यू आंटी। वैसे जब से अभी शादी हुई है तब से तो मैंने अपनी साइट खोल कर ही नहीं देखी, कुछ काम ही नहीं किया उस पर। अब फिर से कंटिन्यू करूंगी। और थैंक यू, आप सबके प्यार से मुझे इतनी प्रेरणा मिलती है कि मैं आगे और भी नई नई रेसिपीज डालती रहूंगी। पूर्णिमा की बातें सब गौर से सुन रहे थे। सब लोग हैरान रह गए कि जिस पूर्णिमा को वो गांव की गंवार समझ रहे थे, वही गांव में पली बढ़ी पूर्णिमा अपने हुनर से बहुत सी कुकिंग प्रतियोगिताएं जीत चुकी थी और शेफ ऑफ द ईयर का अवार्ड भी उसे मिल चुका था। सब लोगों के जाने के बाद पूर्णिमा अपने बारे में बताती है, पापा जी ने ही मुझे मना किया था कि मैं आप सबको अपनी सच्चाई ना बताऊं। आप सबने मुझे प्यार दिया ही नहीं। आप सबने सोचा ये तो गांव की लड़की है, इसे कुछ नहीं आता होगा। पर ऐसा नहीं है मम्मी जी, गांव की लड़कियां भी बहुत पढ़ी लिखी हो सकती हैं, अच्छे मुकाम पर पहुंच सकती हैं। मुझे बस आप सबकी सोच को बदलना था। शायद आप सबकी सोच अब बदल चुकी होगी, पर मुझे सचमुच इन कुछ दिनों में बहुत दुख हुआ। किसी ने भी मुझसे प्यार का एक शब्द तक नहीं बोला। सब मुझसे नफरत ही करते रहे, मुझे इस घर से निकालने की कोशिश करते रहे। मैं अपना घर छोड़कर यहाँ आई आप सबका प्यार पाने के लिए, अपनी पूरी जिंदगी यहाँ बिताने के लिए। पर आप सब तो मुझे यहाँ से निकालने के लिए प्लान कर रहे थे, मैं सब जानती हूँ। अचानक बोलते बोलते पूर्णिमा बहुत तेज रो पड़ी। उसके साथ साथ कलावती, प्रियंका, आशा सब रो पड़ी। विकास को भी अपनी गलती पर बहुत पछतावा था। सब बहुत शर्मिंदा थे कि उन्होंने पूर्णिमा के साथ कितना बुरा व्यवहार किया। सब पूर्णिमा से माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दो पूर्णिमा बहू, हम सचमुच बहुत गलत थे। हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। आई एम सॉरी भाभी। रो मत बहू, हम सचमुच अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हैं। मैंने भी गलत किया, मुझे माफ कर दो पूर्णिमा। आई एम सो सॉरी। सबको अपनी गलती का एहसास था। इसके लिए पूर्णिमा सबको माफ करके अपने जीवन की नई शुरुआत करती है। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर। और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें।
और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।